हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। और पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को करा था अभ्यास के। आज वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या है 3.12। तो शुरू करते हैं। हमारा 3.12 प्रश्न है। इसके अनुसार निम्नलिखित स्पीशीज पर विचार कीजिए और नीचे इसने स्पीशीज दे रखी है और साथ में क्या करा है, इनमें क्या समानता है। दो पार्ट है इस प्रश्न के। और सेकंड, इन्हें आयनीय त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो क्या क्या दिया है। नाइट्रोजन ये 3- है, ऑक्सीजन ये 2- है, ये फ्लोरीन, फिर सोडियम प्लस, फिर मैग्नीशियम 2+, और फिर है एल्युमिनियम ये है 3+। अब क्या इन्होंने कहा है। पहला इन्होंने कहा है कि इनमें क्या समानता है। तो समानता देखिए, नाइट्रोजन के जो सामान्य आप कह सकते हैं सामान्य अवस्था में इनका जो परमाणु क्रमांक होता है यानी कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, वह देखा जाए इसमें कितनी है। तो यहां पर लिखता हूं मैं प्रोटॉनों की संख्या कहां पर, नाभिक में। और पहली चीज आपको यह देखनी है और दूसरी आपने देखनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं होता है 7। इसका अर्थ है प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 7। तो उदासीन अवस्था में इसकी सबसे बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। लेकिन यहां 3- का अर्थ है इसमें 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं। आयनिक अवस्था है यह। और आयनिक अवस्था क्या होती है कि यदि कोई परमाणु उदासीन अवस्था में यानी कि जितने उसके नाभिक में प्रोटॉन है यदि ठीक उतने ही क्या हो बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हो तो वो उसकी कहलाती है उदासीन अवस्था। और यहां पर हम देख रहे हैं कि 3- का अर्थ है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए या कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे या कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो हम कहते हैं परमाणु आयनिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो यहां इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं। तो सामान्य अवस्था में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ग्रहण करके कितने हो गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। इसमें चले परमाणु क्रमांक इसका होता है 8। तो इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 8। अब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे 2, तो कितने हो गए 8 और 2 10। यहां पर चले फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक होता है 9। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या हो गई 9। अब कितना इसने हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 9 तो पहले थे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि यहां माइनस का निशान है। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 10। सोडियम में चले तो परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 यानी कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी 11। अब प्लस का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इससे, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 यानी कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 12। अब +2+ का अर्थ है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 12 में से 2 गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 यानी कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 13 और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिए क्योंकि 3+ है। तो इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। अब यहां देखने की बात है कि सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो हमारा जो क प्रश्न है, क खंड है, उसका आंसर है कि सभी में, वो कहता है क प्रश्न में, क खंड में कि इनमें क्या समानता है। तो सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। क्या लिखेंगे, सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो ये बात आ गई। अब इसका दूसरा खंड देखें, ख, इन्हें आयनीय त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इनकी आयनीय त्रिज्या क्या होगी इसको समझिए। पहले तो आपको यह समझना है कि आयनीय त्रिज्या क्या होती है। हमने कहा कोई भी परमाणु है उसके नाभिक के केंद्र से लेकर के उसकी सबसे बाहरी कक्षा की त्रिज्या जो होती है उसी को लगभग हम आयनीय त्रिज्या कहते हैं। परफेक्ट तो हम ये कहते हैं सबसे बाहरी कक्षा के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वहां तक की त्रिज्या ली जाती है, लेकिन हम कह रहे हैं सबसे बाहरी कक्षा तक की आप त्रिज्या लीजिए। तो वो हमारी होगी आयनीय त्रिज्या। अब आयनीय त्रिज्या की क्या खास बात होती है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, जैसे यहां हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में क्या है समान, तो जिसका नाभिक में आवेश की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, क्या कहा मैंने, जिसके नाभिक में आवेश, अब नाभिक में कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो ये सब धनावेशी तो हैं, नाभिक पे प्रोटॉन है तो इन पे धन आवेश है। तो जिसके नाभिक में आवेश की मात्रा सबसे ज्यादा होगी उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी। इस बात को अपने ध्यान रखना है। तो मैं लिख भी देता हूं, ख खंड में हम लिख रहे हैं, यदि
सभी आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो जिसके नाभिक पर धनावेश की मात्रा अधिक होगी उसकी त्रिज्या कम होगी। और कौन सी त्रिज्या? आयनीय त्रिज्या कम होगी। क्यों होगी ये भी समझ लीजिए। मैंने कहा मेरे पास एक, मान लेते हैं मैं किसी का भी ले लेता हूं, मान लेते हैं मैंने सोडियम का ले लिया, तो सोडियम का यदि मैं बनाऊं, यहां पर ये Na+ का बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने बना दिया ये न्यूक्लियस, पहली कक्षा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है सामान्यतः 11, ऐसी स्थिति में है 10, तो ये हो जाएगा 2,8। तो पहला क्या होगा? पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। और यदि ये आयन ना होता तो एक और कक्षा होती, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन होता। तो एक तो मैंने सोडियम का बना दिया, एक दूसरा मैं बना लिया हूं, मान लेते मैं बना लेता हूं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का हम यहीं पर बना लेते हैं, ये मान लेते हैं मैं नाइट्रोजन का बना रहा हूं। नाइट्रोजन का यहां पर आप देख रहे हैं 7 होता है नाभिक पे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10, तो ये नाइट्रोजन 3 - तो 10 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2,8। तो इसका क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन का मैं यहां पर बना रहा हूं, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना आ गया। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है? देखिए इन दोनों में, चाहे ये वाला हो चाहे सोडियम हो, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान से क्या होगा कि हमने आपको चैप्टर में बताया था कि जब आप परमाणु त्रिज्या ज्ञात करते हैं तो 2 प्रकार के बलों पर चर्चा होती है। एक होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, उनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, और दूसरा होता है कि नाभिक के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो बराबर होगा इस वाले के बाहरी कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल से, क्योंकि इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर जो प्रतिकर्षण बल यहां लगाएंगे उतना ही प्रतिकर्षण बल यहां लगाएंगे, तो प्रतिकर्षण बल तो दोनों का बराबर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने कहा था कि नाभिक के द्वारा कितना आवेश बल, हम कह सकते हैं बल लगाया जाएगा, तो जिसके नाभिक पर जितना अधिक हम कह सकते हैं धनावेश होगा वो उतना अधिक बल लगाएगा। तो इसके नाभिक पर कितना बल है? आप देखिए ये 7 है, इसके नाभिक पर कितना है? +7, और इसके नाभिक पर कितना है? आप जानते हैं +11। तो किसके नाभिक पर अधिक धनावेश है? इसके नाभिक पर अधिक धनावेश है, और ये धनावेश है और इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश है। तो दोनों के बीच में कैसे कैसे बल लगेगा? नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो ये क्या होगा? कक्षा अंदर की ओर सिकुड़ेगी। तभी हमने यहां पर कहा है कि यदि सभी आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो जिसके नाभिक पर धनावेश की मात्रा अधिक होगी उसकी त्रिज्या कम होगी। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं सोडियम की जो परमाणु त्रिज्या, आयनीय त्रिज्या होगी वो होगी कम, और नाइट्रोजन की क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि इसके नाभिक में आकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिससे सबसे बाहरी कक्षा थोड़ी पास आ जाएगी, तो परमाणु त्रिज्या घट जाएगी, आयनीय त्रिज्या घटेगी। तो इस हिसाब से देखें तो क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा नाभिक पर आवेश किसके है? एल्युमिनियम के, और सबसे कम किस पे है? नाइट्रोजन के। तो सबसे हम कह सकते हैं आयनीय त्रिज्या सबसे कम किसकी होगी? जिसके नाभिक पे धनावेश सबसे ज्यादा होगा वो है एल्युमिनियम। तो क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा Al की त्रिज्या सबसे कम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम की, उससे ज्यादा हम कह सकते हैं सोडियम की, उससे ज्यादा फ्लोरीन की, उससे ज्यादा ऑक्सीजन की, और उससे ज्यादा नाइट्रोजन की। साथ में हम इनके ये भी लिखते चलते हैं, ये सीधे प्लस लिख लेते हैं, ये 2+ और ये 3+। तो इस प्रकार से क्या करेंगे? हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस प्रकार से है
इसके अनुसार धनायन अपने जनक परमाणुओं से छोटे क्यों होते हैं, और साथ ही कह रहा है ऋणायनों की त्रिज्या उनके जनक परमाणुओं की त्रिज्या से अधिक क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। तो क्या कहा इसने, धनायन उनके जनक परमाणुओं से छोटे क्यों होते हैं। मान लेते हैं मैं कोई एक परमाणु ले लेता हूं, मान लेते हैं एक्स। ये कहते हैं जो धनायन होंगे, यानी कि इसका जो धनायन होगा, इसका जनक परमाणु जिससे इस धनायन का निर्माण हुआ है, जो उदासीन परमाणु है, ये उससे क्या होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं एक्स से। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि जो ऋणायन होते हैं, यानी कि एक्स माइनस कर दो, तो ये अपने जनक परमाणुओं से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे ये समझिए। हम यहां पर दो एग्जांपल ले रहे हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट वाले के लिए मैं ले रहा हूं, मान लेते हैं सोडियम है। अब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो बन जाता है सोडियम आयन। अब इनका कहना है कि जो सोडियम आयन है उसका जो आकार है, आकार मतलब उसकी जो परमाणु त्रिज्या है या आयनीय त्रिज्या है, वह अपने मूल परमाणु से क्या है, छोटी है। इसका अर्थ है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। और यदि इसी सिमेट्री में आप लिखना चाहें, कि आप सोचोगे सर यहां उल्टा सीधा हो गया, तो बस धनायन को यहां लगा लीजिए, जनक परमाणु ये है ऐसे। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये देखिए। हमने कहा सोडियम का सबसे पहले इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो Na सोडियम का कितने हो गया, आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। तो अब कैसे बनेगा, ये मैंने बना दिया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये होगी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा सोडियम का जो उदासीन परमाणु है वह है। दूसरा, इसी से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सोडियम आयन बन जाता है। तो Na प्लस का अर्थ है कि इसमें अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 10 है, तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 2,8। तो अब आप देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 2,8 है, तो यदि ऐसे इसका चित्र बनाए तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये दूसरी कक्षा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर आप साफ देख रहे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से 1 कक्षा ही हट गई, जिसके कारण इसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो गई, घट गई। तो सोडियम आयन की जो परमाणु त्रिज्या है, जो आकार है, वो छोटा होगा अपने वास्तविक परमाणु से या उदासीन परमाणु से। अब आप कह सकते हो कि सर अगर मान लो ये मैग्नीशियम होता सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 2, 1 निकल जाता, मान लिया यदि 1 निकल जाता तो उस स्थिति में भी इसका जो आकार होता वह क्या होता, घटता। क्यों घटता ये भी समझिए। यदि मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लूं यहीं पर, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मैग्नीशियम के होते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होगा। और Mg यदि मैं प्लस लूं तो परमाणु क्रमांक 11, तो ये हो जाएगा 2 8 1। तो इसमें भी 3 कक्षाएं, इसमें भी 3 कक्षाएं हैं। अब इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यदि हम मैग्नीशियम में ये देखिए कि नाभिक में कितना आवेश है, तो नाभिक में धन आवेश, इसके भी कितना होगा, +12, इसके भी कितना होगा, +12। अब इसमें 12 ही प्रोटॉन थे और 12 ही क्या है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं इस कारण से क्या हो गया, ये एक संतुलन की स्थिति में आ गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में इसकी जो भी मूल त्रिज्या रही होगी, परमाणु त्रिज्या रही होगी, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, नाभिक पर आवेश की मात्रा बढ़ गई बाहर के ऋण आवेश की तुलना में। तो ये थोड़ा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, थोड़ा अंदर की ओर खींचेगा, क्योंकि अंदर के धनावेश का मान बढ़ गया, तो ये अंदर की ओर खींचेगा, जिसके कारण इसकी परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। इसलिए ये स्टेटमेंट ऐसा है पहला। अब दूसरे को समझिए। ये कहते हैं यदि ऋणायन हो जाए तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है। ये क्यों होता है, हम जैसे ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने एल्युमिनियम का ही ले लिया, या एल्युमिनियम की बजाय आप ले लीजिए, मान लो क्लोरीन का लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हम जानते हैं, ये होता है 17। इसको यदि मैं बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं Cl- बड़ा होगा किससे, Cl से। परमाणु क्रमांक 17, यानी कि जो त्रिज्या होगी 2 8 7। और यदि Cl- की यदि बनाऊं तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये हो जाएगा 2 8
अब इसका चित्र बनाऊं ऐसा ही, तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8, और तीसरी कक्षा में कितने आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसका बनाऊं मैं, इसके बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, फिर से न्यूक्लियस आ गया। ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 4 और 4 8। तीसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने क्या कहा था, जब धनायन बनता है तो नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है और बाहर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है या इलेक्ट्रॉनों के जो आवेश होता है वो नाभिक के आवेश की तुलना में कम हो जाता है। जबकि इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आने के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, जबकि नाभिक का आवेश उतना का उतना ही है। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा। जैसा मैंने पिछले प्रश्न में भी कहा था कि कभी भी परमाणु त्रिज्या जब ज्ञात करते हैं तो 2 बल प्रभावकारी होते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, दूसरा नाभिक और बाहरी कक्षा में लगने वाला आकर्षण बल। तो यहां पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे सबसे बाहरी कक्षा में, वो अब हो गए 8, और जब 8 हो गए तो 7 की बजाय 8 होने से, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ज्यादा समीप आएंगे, क्योंकि कक्षा तो उतनी है, तो उनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा। जबकि नाभिक में जो धनावेश है जितना वो पहले था उतना ही बाद में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए कहेंगे कि इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी वो ज्यादा होगी, किसके तुलना में, इसके तुलना में। जबकि यहां पर हमने क्या कहा था, ये सोडियम आयन की, इसकी परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है, किसकी तुलना में, इसका जो हम कह सकते हैं वह परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनता है उसके तुलना में। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.14, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित करने में विलगित गैसीय परमाणु तथा आद्य अवस्था पदों की सार्थकता क्या है। काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों। यह है हमारा प्रश्न है 3.14। क्या कह रहा है, ये 2 चीज बातों की बात कर रहा है। एक तो होता है आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, और एक होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। कहते हैं इन दोनों को जब हम परिभाषित करते हैं तो एक हम कहते हैं कि परमाणु गैसीय अवस्था में उपस्थित परमाणु, तो क्या बात करते हैं, परमाणु जो कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। और दूसरी बात करते हैं परमाणु की आद्य अवस्था की, परमाणु की आद्य अवस्था। तो हमें यह बताना है कि परमाणु की गैसीय अवस्था और आद्य अवस्था से यहां क्या तात्पर्य है। जब हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं तो हम कहते हैं किसी गैसीय अवस्था में उपस्थित किसी, हम कह सकते हैं विलगित परमाणु से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम उस परमाणु की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहां पर जब शब्द आता है कि कोई परमाणु जो गैसीय अवस्था में और विलगित परमाणु और खासकर उसकी आद्य अवस्था, तो पहले हम समझते हैं कि गैसीय अवस्था का क्या अर्थ है। सामान्यतः हम जानते हैं द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस तथा द्रव में जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से काफी अधिक, हम कह सकते हैं आकर्षण बल से एक दूसरे के संपर्क में आए हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो उस स्थिति में यदि आप आयनन एंथैल्पी उसकी ज्ञात करना चाहोगे तो आपको ठीक आयनन एंथैल्पी ज्ञात नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाकी सारे परमाणु भी क्या कर रहे हैं, उस पर बल आरोपित कर रहे हैं। तो ये तो बात हमारी है कि गैसीय अवस्था की क्यों लेते हैं। अब हमने कहा ठोस और द्रव अवस्था में तो एक परमाणु विलगित नहीं हो सकता, अलग से नहीं हो सकता, एकांकी नहीं हो सकता, वो अन्य परमाणुओं से घिरा हुआ होगा, उनसे आकर्षण बलों के कारण, विभिन्न प्रकार के बलों के कारण आपस में जुड़ा हुआ होगा।
तो उस स्थिति में हम कह रहे हैं उसकी आयनन एंथैल्पी और साथ ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अलग निकालना पड़ेगा। अलग को, यदि इलेक्ट्रॉन अलग हो तो उसे हम कहते हैं विलगित परमाणु, सॉरी, अगर परमाणु अलग हो तो उसे हम कहते हैं विलगित परमाणु। अब वो कब होगा, यदि हम गैस अवस्था लें तो गैस अवस्था में सामान्यतः होता क्या है कि फिर भी परमाणु एक, हम कह सकते हैं समूहों के रूप में भले ही रहता है, लेकिन फिर भी वहां पर हम ये मान लेते हैं कि दो परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो इस कारण से हम लेते हैं गैसीय विलगित परमाणु, इसलिए शब्द आता है। यदि आप द्रव या ठोस अवस्था में लोगे तो आपकी आयनन एंथैल्पी कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कह लीजिए, इनके मानक सही नहीं आएंगे, क्योंकि अन्य परमाणु जो उस परमाणु से जुड़े हुए होंगे वो उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आद्य अवस्था क्या है, इसको समझिए। ये हमने कहा कोई एक परमाणु है, यदि आद्य अवस्था में है तो इसका मतलब है इसकी ऊर्जा न्यूनतम है। तो क्या लिखेंगे, आद्य अवस्था में, आद्य अवस्था को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो आद्य अवस्था में परमाणु की ऊर्जा, परमाणु की ऊर्जा न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए परमाणु अगर अपनी आद्य अवस्था में है तो इसका मतलब उसको बाहर से कहीं कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है। तो आप कहेंगे सर बाहर से ऊर्जा कब मिलती है। मान लो कोई परमाणु है और उस पर हम कोई एक प्रकाश डाल देते हैं, तो प्रकाश अपने आप में क्या होता है, एक ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रकाश आप जानते हैं कि आपने क्लास 12th में पढ़ोगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों और पैकेटों के रूप में आता है। तो जब कोई परमाणु के ऊपर जब कोई प्रकाश डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, और उसके इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं उच्च ऊर्जा स्तर पर जंप लगा लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम कहते हैं परमाणु अपनी आद्य अवस्था पे नहीं है, ग्राउंड स्टेट पे नहीं है। जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है। न्यूनतम होने का एक और फायदा है कि वह क्या होता है, सबसे अधिक स्थायी होता है। न्यूनतम होती है अर्थात परमाणु की अवस्था स्थायी है। यदि किसी भी वस्तु के अंदर ऊर्जा न्यूनतम है तो वो स्थायी अवस्था उसकी मानी जाती है। जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा वस्तु की, वैसे वैसे वो उतनी अधिक अस्थायी होती चली जाएगी। तो जब हम परिभाषा देते हैं इनकी, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है कि किसी, हम कह सकते हैं परमाणु के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर उससे जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो अथवा अवशोषित हो, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। सामान्यतः हमने आपको बताया था चैप्टर में कि हमारे मैक्सिमम जितने भी तत्वों के परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो उनकी होती है वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का अर्थ है कि जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं, अपने भीतर से ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। तो अधिकतर जितने भी तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होती है, क्योंकि वो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, धनात्मक होती है, जिसमें हमने बात करी थी सबसे प्रमुख रूप से, हमने कहा था अक्रिय जो गैसें होती हैं, क्योंकि उनको उनकी सबसे बाहरी कक्षा पूर्ण होती है। यदि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो उनको एक और हम कह सकते हैं शैल का निर्माण होगा, एक और कोश का निर्माण होगा। उसके लिए क्या करते हैं, वो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है, अन्य सबकी मैक्सिमम की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि गैसीय अवस्था क्यों लेते हैं, जिससे विलगित परमाणु हमें मिल सके, और उसकी आद्य अवस्था इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सबसे क्या होती है, स्टेबल स्टेट होती है। और यदि पहले से कोई हम कह सकते हैं परमाणु उत्तेजित अवस्था में रहेगा, ऊर्जा उसके अंदर होगी, तो आप उसकी सही सही आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये कारण है। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.15, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2.18 गुणा 10⁻⁸ जूल है। परमाणुिक हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी जूल प्रति मोल के पदों में परिकलित कीजिए। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले दे रखी कि आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2.18 गुणा 10⁻⁻⁸, -2.18 गुणा 10⁻⁻18 जूल क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये आद्य अवस्था में है इसकी ऊर्जा। अब वो क्या कह रहा है,
वो कह रहा है कि आयनन एंथैल्पी हमारे को ज्ञात करनी है, अब प्रति मोल, जूल प्रति मोल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आयनन एंथैल्पी क्या होती थी। किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को यदि निकाल दिया जाए, सबसे बिल्कुल बाहर ऐसे निकाल दें कि वो नाभिक के धनावेशित या आकर्षण बल से मुक्त हो जाए, तो हम कहते हैं हमने क्या कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। इसके लिए हम जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं वही उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो हमें आयनन एंथैल्पी ज्ञात करनी है प्रति मोल, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी ये हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन की निकाल लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की आयनन एंथैल्पी क्या होगी, हम लिखते हैं, चूंकि डेल्टा आयनन एंथैल्पी मान लेते हैं डेल्टा ई से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। डेल्टा ई बराबर हमारा हो जाएगा, या आप काफी जगह पर एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो एच लिख लीजिए। ये हमारा होता है अनंत पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस आद्य अवस्था में यानी कि मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि किसी परमाणु के नाभिक से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसका अर्थ है कि मैं उसको निकाल के उसको अनंत जो हमारे कोश है वहां पर ले जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर उसकी ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। तो क्या करेंगे, ई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस ई एनर्जी की हमारे को वैल्यू दे रखी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18, ये आ गई। तो कितनी निकल के आ गई आयनन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन की निकल के आ गई माइनस की माइनस में 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 जूल। ये एक इलेक्ट्रॉन की आयनन एंथैल्पी है, लेकिन उसने कहा पूरे 1 मोल की ज्ञात कीजिए, क्योंकि आयनन एंथैल्पी 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की आयनन एंथैल्पी निकालनी है। अब हम जानते हैं, चूंकि 1 मोल का अर्थ होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का अर्थ होता है 6.022 10 की घात 23, इतने के बराबर होती है, हमारी संख्या होती है। हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट बताया था, मोल का अर्थ होता है कि इतनी संख्या को हम 1 मोल कहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, प्रोटॉनों की संख्या हो, आप कह सकते हैं अणुओं की संख्या हो, परमाणुओं की संख्या हो, कणों की संख्या हो, किसी भी चीज की संख्या हो, यदि संख्या इतनी है तो वो 1 मोल के बराबर है। तो हम 1 मोल मतलब इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब कहेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की आयनन एंथैल्पी बराबर क्या आ जाएगा, 6.022 गुणा 10 की घात 23, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू की 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी आ जाएगी 1.321 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होगी। कैलकुलेट करके देखिएगा, लगभग इतना ही मान आपका आएगा। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि 1 मोल का अर्थ होता है जिसे हम आवागाद्रो संख्या भी कहते हैं, आवागाद्रो नंबर भी कहते हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बराबर होता है। यदि कभी अणु के बारे में आए 1 मोल तो इतनी संख्या लेनी, परमाणु आए तो इतनी संख्या, इलेक्ट्रॉन आए तो भी इतनी संख्या यदि 1 मोल है। तो आप इसे नोट कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3.16, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार द्वितीय आवर्त के तत्वों में वास्तविक आयनन एंथैल्पी का क्रम इस प्रकार से है जैसा इसने दिया है। व्याख्या कीजिए कि Be की आयनन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा H B से अधिक क्यों है, पहली बात, और O की आयनन एंथैल्पी H N तथा F से कम क्यों है। तो हमें क्या दे दिया पहले क्रम, ये दे दिया Li, फिर कम होगा ये B, ये है बोरान, फिर बेरिलियम, बेरिलियम के बाद हमारा है कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद हमारा आता है नियॉन। ये हमारे को किसका दे दिया, आयनन एंथैल्पी का क्रम दे दिया। ये है आयनन एंथैल्पी का क्रम, ये है। अब वो पहला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, प्रश्न का पहला पार्ट है कि Be की डेल्टा H B से अधिक क्यों है, यानी कि डेल्टा H की बात कर रहा है। वो कह रहा है Be का मान बड़ा क्यों है, किससे, B से, पहला। और सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है O की आयनन एंथैल्पी N तथा F से कम क्यों है। O की जो आयनन एंथैल्पी है वो कम है किससे, N तथा F से। ये 2 चीजें हमें बतानी है।
तो यदि आपने चैप्टर में ढंग से ध्यान दिया हो तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। हम सबसे पहले देखें कि Be तथा B दोनों की बात करें। हम जानते हैं आयनन एंथैल्पी का मान जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाईं तरफ जाते हैं, आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है सामान्यतः। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, तो ठीक है, लिथियम की कम है, लिथियम के बाद क्या आना चाहिए था, बेरिलियम आना चाहिए था, फिर बोरान आना चाहिए था। तो सही क्रम तो यह है, लेकिन यहां उल्टा हो गया। हम यदि आवर्त की बात करें तो आवर्त कैसा है हमारे पास, आवर्त तो ऐसा होता है ना, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और नियॉन। सही क्रम तो ये है हमारा किसी आवर्त का। ये आवर्त कौन सा है हमारा, ये आवर्त हम जानते हैं ये हमारा दूसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त। तो हम कहते हैं आवर्त में जब बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो उस हिसाब से लिथियम के बाद बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए, बेरिलियम के बाद बोरान की ज्यादा होनी चाहिए, बोरान के बाद कार्बन की, और ये क्रम ऐसे ही चलेगा। लेकिन यहां पर हम देखें वास्तविक जो है उसमें बोरान और बेरिलियम का क्रम बदल गया। इसी प्रकार यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्रम भी बदल गया। और इन दोनों की ही ये बात हमसे जानना चाह रहा है, ऐसा क्यों होता है, तो समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि Be का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है। तो Be का निकालें तो Be हम जानते हैं ये हमारा होता है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2, और ये हो जाएगा 1s2 और ये होता है 2s2। अब बोरान का देखते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, ये होगा 2,3, ये आएगा 1s2, ये होगा 2s2 और 2p1। अब यहीं पर ये इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। हम जानते हैं कि यदि कोई एक साधारण सा हमने नियम बताया था पिछले चैप्टर में कि यदि कोई कक्षक या तो पूर्ण भरा हो या फिर पूर्ण भरा हो या अर्ध भरा हो तो वो ज्यादा स्थायी होता है। तो वह ज्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसका मतलब है यह वाला, इन दोनों को देखें तो इनके एस कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अधिक स्थायी होंगे। अब आयनन एंथैल्पी का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन को हम परमाणु में से निकाल रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही निकलेगा। तो 1s2 तो सबसे अंदर है, उसका तो कोई निकलने का प्रश्न नहीं है। तो कौन निकलेगा, ये 2s2 में से निकलेगा कोई एक इलेक्ट्रॉन। अब ये कक्षक क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से शक्तिशाली रूप से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। ये स्थायी अवस्था में है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या कहा मैंने, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी उतनी ही अधिक होगी। तो इस Be की आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बोरान की बात करें, आखिर बोरान में ऐसा क्या है। बोरान में आप देखें सबसे लास्ट में क्या है, 2p1 है। तो ये जो 2p1 वाला जो है, P जो हमारा कक्षक है, P जो सबशेल है, वह न तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है न आधे रूप से भरा हुआ है। तो हमने कहा था पूर्ण, पूरित या अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो ये वाले में स्थायित्व तो नहीं है, इसमें लास्ट में केवल एक P में एकमात्र इलेक्ट्रॉन है। तो यह स्थायी न होने के कारण इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना ज्यादा आसान है, और यदि आसान ज्यादा है तो हम कहेंगे इसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये वाला कक्षक क्या है, अधिक स्थायी है। क्यों है अधिक स्थायी, क्योंकि इसका जो अंतिम कक्षक है, एस जो उपकोष है, वह पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जबकि इसमें देखें तो इसका पी उपकोष स्थायी नहीं है या अस्थायी है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए बता रखे हैं कि जो बी की जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी, इसका मान कम होगा किसकी, बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी से। तो मुझे लगता है यह बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक वही किस्सा यहां पर है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का देख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,6, और एसपीडीएफ में देखें तो 1s2, 2s2, 2p4। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। यदि ये चीजें आपको ढंग से समझ में नहीं आई पिछले चैप्टर में, तो कहीं ना कहीं आपकी ढुलमुल स्थिति रहेगी प्रश्नों को करने में।
तो इस चीज को पिछले चैप्टर में जाके अच्छे से क्लियर कर लेना, काफी आसान तरीके से बताया मैंने वहां पर। तो हमने कहा इसमें कितने हो गए 1s2 2s2 2p4। अब दूसरे का देखें, किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का कितना है 7, क्या आ जाएगा 2,6, ये 7 है तो 2,5, तो क्या आ जाएगा 2,5 यानी कि 1s2, ये हो जाएगा 2s2 और 2 और 2 4, बच गए 3 यानी कि 2p3। अब इस कक्षक पे ध्यान देंगे हम p वाले में। p का मतलब क्या होता है? p का मतलब होता है कि इस प्रकार से ये p कक्षक है, p कक्षक, इसके p में 3 कक्षक होते हैं। एक जो p उपकोष होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं। तो p में जो कक्षक है ये 3 कक्षक हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो हमें हुंड का नियम पता है कि ऐसा नहीं होगा कि सीधे 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहला यहां, दूसरा यहां, फिर तीसरा यहां आ जाएगा, ऐसे नहीं भरते। हुंड का नियम कहता है पहले तीनों कक्षकों में एक एक भरेंगे, 1 2 3। अब तीनों कक्षकों में एक एक भर दिए तो सीधे p3, 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ऊपर की ओर आ जाइए, इसका p कक्षक बनाएं तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षक तो 3 ही है। तो पहले 4 में से पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच गया इस p का, इसी p की बात कर रहे हैं, केवल 2p की। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? ये तीनों एक एक भर गए तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा पहले वाले में। अब देखिए इन दोनों में से कौन अधिक स्थायी होगा, इस बात को समझिए। क्योंकि ये वाला हम नीचे वाला देखें तो इसका p कक्षक में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अर्धपूरित, आधा भरा हुआ है। और मैंने आपको बताया था अभी यहां पर कि यदि कोई कक्षक या तो आधा भरा हुआ हो या पूरा भरा हुआ हो तो ये अधिक स्थायी होता है अन्य स्थितियों से, अन्य किसी संभावना से। और अन्य संभावना क्या है, जैसे यहां पर है तो इसमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे ये क्या है, अधिक स्थायी है अपेक्षाकृत इसके, क्योंकि इसके तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इसका संतुलन किसने बिगाड़ दिया, जो पहले कक्षक में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्योंकि आयनन एंथैल्पी का अर्थ ही यह है कि परमाणु से क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो आप जब निकालेंगे तो इसी इलेक्ट्रॉन को तो निकालेंगे। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये वाला क्या है, कम स्थायी है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर कम स्थायी है, तो ये आसानी से निकल जाएगा, पहली बात। दूसरे तरीके से सोचें तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, धक्का मारेगा, अपने से दूर करने की कोशिश करेगा। जब दूर करने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर पहले से प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, बाहर से इसको थोड़ी सी ऊर्जा देकर के बाहर निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तब हम कहेंगे जो इसकी एन की जो आयनन एंथैल्पी है, एन की आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी ये क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, स्थायी है अपेक्षाकृत किसके, O की आयनन एंथैल्पी से, आयनन एंथैल्पी। और यही तो बात इसने यहां पर कही है कि जो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा, और ऑक्सीजन की क्या है, कम। जो कि इस क्रम को देखें तो नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी और ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार आप इस तथ्य की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम है, किंतु इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक है। इसका मतलब हम यदि सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात करें, इसका मान ये क्या कर रहा है, कम है, किससे, मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से। और इसी प्रकार ये कह रहा है कि यदि दूसरी बात करें सोडियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, इसका मान ज्यादा होता है मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से। इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, ये बात देखिए। पहला तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है आपको पता होने चाहिए कि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा तब होता है यदि हम कह सकते हैं नाभिक से इलेक्ट्रॉन जितना शक्तिशाली रूप से बंधा हुआ होगा उसको बाहर निकालने के लिए हमें उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता
होगी, उतनी अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी तो आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना कम शक्तिशाली रूप से बंधा हुआ होगा उसको निकालने के लिए हमें उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो हम कहेंगे आयनन एंथैल्पी कम होगी। अब हम समझते हैं कि ये वाला प्रथम आयनन एंथैल्पी सोडियम की कम होती है और मैग्नीशियम की ज्यादा होती है। क्यों होती है समझिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लें, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, यानी कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। यदि इसका मैं वो बनाऊं एसपीडीएफ में बनाऊं तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 और साथ में क्या हो जाएगा 3s1। ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब मैं चलता हूं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम में देखिए Mg का क्या होगा, परमाणु क्रमांक 12, तो ये होगा 2 8 2, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2 2p6 और ये होगा 3s2 सामान्य अवस्था में। अब प्रथम आयनन एंथैल्पी क्या होती है कि यदि कोई परमाणु उदासीन है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन को, उसके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो इसकी आयनन एंथैल्पी होगी। अब यहां पर देखिए सोडियम के सबसे बाहरी कक्षा क्या है, S, और ये S कक्षक क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। इसमें केवल आप जानते हैं S कक्षक में जो S सबशेल होता है उसमें केवल एक कक्षक होता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भरा हुआ है। यदि हम यहां पर बनाएं, इसके लिए मैग्नीशियम का बनाएं, तो सबसे अंतिम कौन सा है, वही S उपकोष है। और इसमें कितने कक्षक है, एक कक्षक, तो इसमें 2 का अर्थ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन S है, एक इलेक्ट्रॉन S है। हमने आपको बता रखा है कि कोई भी परमाणु है यदि उसका कोई कक्षक या तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है या अर्ध रूप से भरा हुआ है तो वो अधिक स्थायी होता है। यहां पर देखिए ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो ये अधिक स्थायी होगा अपेक्षाकृत इसकी तुलना में। तो हम कहेंगे कि इसके सबसे लास्ट में क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जबकि इसमें क्योंकि ये स्थायी कक्षक है, ये स्थायी अवस्था में क्योंकि पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, कठिन, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि इसका कक्षक पूरा भरा हुआ है, इसका कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये तो किसकी स्थिति है, प्रथम आयनन एंथैल्पी के लिए हम ये बात समझ सकते हैं। अब द्वितीय आयनन एंथैल्पी को समझिए। द्वितीय आयनन एंथैल्पी क्या होगी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का अर्थ है कि आपके पास सोडियम क्या है, एक आयन में बदल रखा है, पहले से बदल रखा है। प्रथम आयनन एंथैल्पी का अर्थ है कि किसी उदासीन परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी कहते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी। और अब कोई परमाणु धनावेशित है पहले से, जिससे एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल चुका हूं तो एक धनायन बन गया, अब उससे एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम कहते हैं द्वितीय आयनन एंथैल्पी। तो अब द्वितीय आयनन एंथैल्पी को समझते हैं। मैंने कहा इसको इस प्रकार से ले रहे हैं, सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बाहर निकाल दिया और यहां से भी एक बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकालेंगे तो अब किस में परिवर्तित हो गया, Na+ में, क्योंकि वो धनायन इसलिए बन गया क्योंकि उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें, 10। तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 2,8। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम से भी एक इलेक्ट्रॉन में बाहर निकाल दिया तो मैग्नीशियम भी धनायन बन गया। तो क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हमारा हो गया 11, यानी कि इसमें हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 हो गई ना, तो ये आ गया 2 8 1। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बन सकता है, 1s2 2s2 और 2p6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब फिर से हमने क्या करना है, लास्ट के कक्षकों पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान दीजिए आप, ये हमारा p कक्षक है लास्ट में। p कक्षक, p उपकोष कैसा होता है, इसमें 3 कक्षक होते हैं। ये मैंने 3 कक्षक बना दिए। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमने कहा ये 3 कक्षक थे तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे बनेंगे, पहला दूसरा तीसरा। इसमें 6 हैं तो 3 और भरेंगे तो ये होगा चौथा, ये 5वां, ये 6वां। तो p कोश जो p कक्षक है ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। अब इसकी बात करें, इसमें केवल कौन सा कक्षक है, केवल S है,
ये हमारा S है ये वाला, इसलिए इसमें केवल एक कक्षक होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरा खाली हो गया। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यदि पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो ये इस स्थिति में क्या अधिक स्थायी है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में जो कि पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि अब सोडियम मैग्नीशियम के आयन की तुलना में, सोडियम का आयन मैग्नीशियम के आयन की तुलना में अधिक स्थायी हो गया ये इस स्थिति में। इसलिए अब इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। इसलिए कहते हैं कि सोडियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी जो होगी वो मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से क्या होगी, ज्यादा होगी। इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस प्रकार से है। यह है 3.18। इसके अनुसार मुख्य समूह तत्वों में आयनन एंथैल्पी के किसी समूह में नीचे की ओर कम होने के कौन से कारक हैं। तो यह समूह की बात कर रहा है। पहली बात ध्यान दीजिए, यह है समूह, जिसे हम कहते हैं ग्रुप, या आप जिसे आप वर्ग कहते हैं। और वर्ग क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। जैसे यदि मैं बात करूं अपने पहले वर्ग की, तो यह होता है HLINA। यह हमारा क्या होता है, पहला वर्ग होता है। दूसरा वर्ग की मैंने आपको बात बताई थी, दूसरा हमारा कौन सा होता है, वो होता है ये हमारा दूसरा। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, यह है हेलिना की रब से फरियाद। ये हेलिना की रब से फरियाद। और ये वाला क्या था दूसरा ग्रुप याद करने का, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो आपको पता है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि जब ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी घटती है। लिखते हैं आयनन एंथैल्पी घटती है जब ऊपर से नीचे आते हैं। तो क्यों घटती है आपको यह बताना है। तो देखिए, आयनन एंथैल्पी के घटने के क्या क्या कारण हैं। आयनन एंथैल्पी तब ज्यादा होगी यदि किसी सबसे भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगाया जा रहा है नाभिक के द्वारा, आकर्षण बल, उसका मान अधिकतम हो। और वो तब संभव है यदि हम कह सकते हैं कि नाभिक का जो नाभिक में धनावेश है उसका मान हो ज्यादा, और साथ ही हम कह सकते हैं कि परमाणु का आकार हो कम। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। यहां से आप ध्यान दीजिए, लिथियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 3, सोडियम का कितना होता है 11, पोटेशियम का कितना होता है 19। इन्हीं तीनों की चर्चा कर लेते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,1। इसका क्या होगा, ये होगा 2,8,1। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,8,8,1। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। यानी कि हर स्थिति में आगे की ओर जाने पर क्या हो रहा है, एक एक कक्षा बढ़ती चली जा रही है। अब यदि कक्षा बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि इसमें यदि नाभिक कहूं तो मैं कह रहा हूं ये है नाभिक न्यूक्लियस। इसमें कितने कक्षक हैं, 2, पहला ये दूसरा, पहले में 2, दूसरे में 1। इसमें 3 कक्षक, ये न्यूक्लियस, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें तीसरे वाले में क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक और बढ़ जाएगा। तो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो, इसमें यहां से यहां की दूरी कम थी, यहां से लेके यहां तक की दूरी बढ़ रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर दूरी तो बढ़ रही है लेकिन नाभिक का आवेश भी तो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे नाभिक का आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पर वो ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा। बात भी सही है, लेकिन यहां पर एक और घटना घटित होती है जिसे हम कहते हैं आवरण प्रभाव, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि जिस इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाह रहे हैं, और क्योंकि हम आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही आयनन एंथैल्पी होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो बल लगाया जाएगा वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि अंतिम कक्षा या संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच में कितने
कोश ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अब यहां देखिए 2 कोश हैं, ये वाला भी पूरा भरा हुआ है, ये वाला भी पूरा भरा हुआ है। तो यहां पर क्या उत्पन्न होता है? आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। अर्थात नाभिक के द्वारा इस अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर जितना अधिक बल लगाया जाना चाहिए था उतना बल नहीं लगा पा रहा है। क्यों नहीं लगा पा रहा है? क्योंकि बीच के ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन बीच में एक आवरण, एक शील्ड का काम कर देते हैं, जिसके कारण नाभिक के द्वारा इस पर जो बल लगाया जा रहा है वो वास्तविक बल की तुलना में क्या होता है? घट जाता है। इसी को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे, इन बाहरी कक्षों की संख्या या शेल्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। और यह इतना अधिक बढ़ जाता है कि नाभिक में धनावेश का मान बढ़ने से इतना अधिक फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी घटती क्यों है। सीधा पहला आप लिखेंगे कि परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। दूसरा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे कोशों की संख्या बढ़ जाती है। इसमें कितने कोश थे? 2, पहला ये और दूसरा ये 2 कोश। इसमें कितने कोश हो गए? 3 कोश। इसमें कितने हो जाएंगे? 4 कोश। ऐसे आगे में बढ़ते चले जाएंगे, n का मान बढ़ता जाएगा कोशों की संख्या। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल घटेगा, जिसके कारण आयनन एंथैल्पी घटेगी। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी घटती है। इस प्रकार से इसे समझेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस प्रकार से। इसके अनुसार वर्ग 13 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान किलोजूल पर मोल में इस प्रकार से हैं। तो हमें नीचे मान दिए हैं। सामान्य से इस विचलन की प्रवृत्ति की व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, पहली बात कर रहे हैं 13वां वर्ग। तो 13वां वर्ग की बात कर रहे हैं। और 13वां वर्ग क्या होता है? आप जानते हैं, वर्ग मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो चलता है। और ये हमारा कौन सा दे रखा है? इसने ये दिया है 13वां वर्ग, यानी कि BALGAINTL। और याद करने का तरीका मैंने बताया था, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये थैलियम है। तो ये कह रहा है कि इनकी जो इसने आयनन एंथैल्पी दे रखी है, ये हमें दी है किलोजूल में। यहां पर लिख रहा हूं मैं आयनन एंथैल्पी, किसमें? किलो जूल पर मोल में दे रखी है हमें। और कितनी दी है? बोरोन की हमारे को दे रखी है 801, एल्युमिनियम की दी है 577, गैलियम की जो दी है वो दी है 579, इंडियम की जो दी है वो दी है 558, और यह हमारे को दी है 589। अब ये असामान्य प्रवृत्ति का क्या अर्थ है, ये समझिए। असामान्य प्रवृत्ति का अर्थ ये कह रहा है कि यहां पर देखिए आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा है, यहां कम, फिर यहां बढ़ गई, फिर यहां कम हो गई, फिर यहां बढ़ गई। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आयनन एंथैल्पी क्या होती है? जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी हमेशा घटती है। तो सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम यह है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां एल्युमिनियम की 577 है और यहां पर देखिए इन दोनों की, तो यहां से यहां है तो ये बढ़ गई। ठीक ऐसे ही आप इन दोनों में भी देख सकते हैं, यहां से यहां है फिर बढ़ गई। तो ऐसा क्यों है? जो नियम यहां पर है वही नियम यहां पर लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा क्यों है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले एल्युमिनियम की यदि मैं बात बताऊं तो एल्युमिनियम का क्या आएगा? ये होता है परमाणु क्रमांक 13, ये होता है 2, 8, 3। और एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो ये हमारा कितना आ जाएगा? यदि निकालें तो ये हो जाएगा 1, ये वाला हो जाएगा 1s2, 8 का हो जाएगा 2s2, 2p6, और ये हमारा हो जाएगा 3s2 और 3p1। ये आ जाएगा एल्युमिनियम का। और साथ में यदि इसकी बात करें, गैलियम की करें, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 31 होता है। तो ये हमारा हो गया Ga। परमाणु क्रमांक हमने का कितना है इसका?
31 31, तो 2 8 18 और आप देख रहे होंगे 20 8 28, ये हो गया 3, यहां पर आ जाएगा 3। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ में क्या आएगा, ये आ जाएगा सबसे पहले 2 है तो इसके लिए क्या आ जाएगा 1s2, फिर 8 है तो 2s2 और 2p6, तो ये दूसरा भी हो गया। तीसरा वाला देखिए कैसे भरता है, ये होता है 3s2 3p6, अब 3 के बाद आना चाहिए d, 3d10 होता है, लेकिन d की जो हमने ऊर्जा बताई थी वो ज्यादा होती है 4s से, तो पहले 4s भरता है, पहले इसके आगे चलता है, ये होता है 4s2 भरता है, और 4s2 भरने के बाद अब d भरेगा, तो d कहां तक भरता है 10 तक भरता है, तो इसे कहते हैं 3d10। तो आपने क्या करना है, पहले p से कहां जाना है s की तरफ, और जब s भर जाएगा तब s से कहां जाना है 3d, तब भरना है, और जब d भर जाएगा तब आपने क्या करना है, d भरने के बाद तब आप अगला भरेंगे जिसको हम कहेंगे 4p, क्योंकि s तो भर गया, अब क्या आ जाएगा 4p। अब p में कितने आएंगे, संख्या नोट कर लीजिए, टोटल 31 होने चाहिए, तो कितना आ गया है 2 और 2 4, 6 4 10, 10 और 8 18 और 10 28 29 30, यानी कि p क्या हो जाएगा 1। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कैसे आएगा, 3p6 के बाद पहले 4s2 भरा जाएगा, फिर 4s2 के बाद फिर 3d10 जाएगा, 3d10 भरेगा तब 4p बन जाएगा। तो ये हम पिछले चैप्टर में इसमें चर्चा कर चुके हैं, तो ये आ गया। अब हम इन दोनों के यदि परमाणु का स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि हम आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, और आयनन एंथैल्पी होता है किसी परमाणु की अंतिम कक्षा से जब वो गैसीय अवस्था में हो पहली बात, और दूसरा वो क्या हो ग्राउंड स्टेट में हो, यानी कि आद्य अवस्था में हो, कोई उत्तेजित अवस्था में परमाणु न हो, तब उसकी अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं उसकी आयनन एंथैल्पी। तो एल्युमिनियम का यदि डायग्राम बनाऊं तो Al का तो डायग्राम इस प्रकार से होगा, ये हमने कहा क्या हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये पहली कक्षा हो गई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगी, फिर ये दूसरी कक्षा हो गई जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये फिर तीसरी कक्षा होगी जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, 1 2 3। अब इसी प्रकार यदि मैं गैलियम का यहां पर बना लूं, Ga का बनाऊं, तो Ga में क्या आ जाएगा 2 8 18 3, पहले में क्या आ जाएगा, ये न्यूक्लियस है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर उसके बाद लास्ट में हमारा ये वाला आ गया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 4p1, यानी कि एक ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्या गया 2 8 18 3, तो पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 18 लास्ट में हो गया 3। अब हमें इनकी तुलना करनी है, अब इसको समझना है ये क्यों हो रहा है ऐसा कि ऊपर से नीचे आते समय आयनन एंथैल्पी घटनी चाहिए थी, लेकिन यहां से यहां आयनन एंथैल्पी बढ़ गई। तो हम यहां पर बात करेंगे एक जो प्रभाव होता है जिसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव के कारण ही जब हम ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे परिरक्षण प्रभाव होता है कि सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाना चाहिए जितना, उतना नहीं लगा पाता नाभिक। क्यों नहीं लगा पाता? क्योंकि बीच के जो और कोश हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं वो क्या करते हैं, एक पर्दे का काम करते हैं, एक शील्ड का काम करते हैं जो नाभिक के पूरे आकर्षण बल को बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर लगने नहीं देता। इसी को हम क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव, या फिर आप जिसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, आवरण प्रभाव। तो क्या कहा मैंने, आवरण या परिरक्षण प्रभाव। अब ये बात तो सही है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, जो ये सामान्य नियम है, घटता है ये कहता है। लेकिन यहां पर अलग से क्यों हो रहा है, ऐसा प्रभाव क्यों दिख रहा है, इस बात को समझते हैं। देखिए ऊपर के ये वाले जो हमारा बोरान है इसमें कौन कौन से होते हैं, एस तथा पी उपकोष होते हैं। एल्युमिनियम में भी कौन से होते हैं, एस तथा पी उपकोष होते हैं। गैलियम में कौन से होते हैं, एस पी और डी उपकोष होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, एस पी और डी उपकोष होते हैं। इस वाले में होते हैं एस पी डी और एफ उपकोष होते हैं। इनको आपने जरूर समझना है, तभी आपको इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। अब आवरण या परिरक्षण प्रभाव की एक खास बात यह होती है कि यदि
SPDF सब कक्षकों द्वारा उत्पन्न आवरण प्रभाव की बात करें तो S का आवरण प्रभाव सबसे ज्यादा, P का आवरण प्रभाव S से कम, D का आवरण प्रभाव P से कम और F का आवरण प्रभाव सबसे कम होता है। तो मैंने क्या कहा, आवरण परिरक्षण प्रभाव S का सबसे ज्यादा, P का उससे कम, D का उससे कम और F का उससे कम। तो अब इसका यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका फर्क यह पड़ेगा कि एल्युमिनियम में केवल S तथा P ही हैं, जबकि गैलियम में बीच में क्या आ गया, D आ गया। तो D का परिरक्षण प्रभाव क्योंकि S के परिरक्षण प्रभाव से कम है, ये देखिए D का कम है, P का ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें जो आयनन ऊर्जा होगी, इसकी जो आयनन ऊर्जा होगी वो क्या होगी, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, इसका मान कम होगा और इसका मान क्या होगा, ज्यादा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। क्योंकि जब इसका परिरक्षण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, यदि परिरक्षण प्रभाव कम होगा, जैसे डी का परिरक्षण प्रभाव कम है, तो नाभिक बाहर के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा बल लगाएगा, और ज्यादा बल लगाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसका मतलब आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। तो देखिए कैसे कनेक्ट हो रहा है, आकार बढ़ रहा है लेकिन परिरक्षण प्रभाव के कारण इसका परिरक्षण प्रभाव कम है, इसका परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है, इसलिए इसकी आयनन एंथैल्पी का मान कम है और इसकी आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा है। और ठीक यही बात यहां पर आती है, क्योंकि यहां पर इस और इसमें तो फिर आप देखेंगे तो 59 के बाद 79 के बाद ये फिर घट गया, क्योंकि दोनों में SPD है, इसमें भी SPD है, तो ये घट गया। लेकिन यहां के बाद फिर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसमें एक नया कक्षक आ गया, F कक्षक, और F कक्षक का जो आवरण प्रभाव है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या करेगा, और अधिक कम कर देगा आवरण प्रभाव को। आवरण प्रभाव कम होगा तो अब सबसे भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, किसके, थैलियम के, उस पर नाभिक द्वारा ज्यादा बल लगाया जाएगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं उसकी आयनन ऊर्जा भी अधिक होगी। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। मेन इसका की पॉइंट ये वाला है बच्चों, इन दोनों में क्या है, SP है, इसलिए घट गया। इसमें S और P था, इसमें D भी आ गया, D कक्षक भी आ गया, इसलिए D कक्षक ने आवरण प्रभाव को घटा दिया, इसलिए हम कहते हैं आयनन ऊर्जा इसके मुकाबले इसकी बढ़ गई। फिर इससे इसमें आए तो दोनों में SPD है, तो आयनन ऊर्जा क्या हो गई, घट गई, इसी नियम के अकॉर्डिंग, सामान्य नियम। फिर इससे इसमें आए तो इसमें SPD है, इसमें F भी है, F के कारण ये जो आवरण प्रभाव होगा इसके द्वारा वो क्या होगा, घट जाएगा। आवरण प्रभाव घटेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ जाएगा, जिसके कारण आयनन ऊर्जा फिर से बढ़ जाएगी। तो ये इसका मूल कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी। तो क्या कहा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी, अधिक ऋणात्मक होगी। पहली बात तो ये मेन बात ये है। और कौन कौन से दो समूह में, फर्स्ट है O तथा F, O तथा F, और सेकंड हमारा कौन सा दे दिया इसने, ये दे दिया F, फ्लोरीन तथा क्लोरीन। बताने किसकी आयनन एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी। पहले हम बताएं आयनन एंथैल्पी क्या होती है, कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता है कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह क्या करता है, सामान्यतः ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, बाहर निकालता है, मुक्त करता है। और यदि ऊर्जा मुक्त होती है तो हम कहते हैं वो एंथैल्पी ऋणात्मक कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो आयनन एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक का अर्थ है कि कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ज्यादा ऊर्जा मुक्त करेगा, यह कहने का इसका अर्थ है। तो O तथा F की बात करें तो सबसे पहले O का परमाणु क्रमांक कितना होता है, O का हमारा होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिए तो क्या हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा, 2,6। अब फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का हमारा कितना होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,7। ये इस तरीके से होगा। अब हम कहें ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाह रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन, अब ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनका क्रम क्या होता है, यदि इसमें देखें O तथा F तो ये हमारा आता है ऑक्सीजन का 8, यानी कि
दूसरा आवर्त होगा, आवर्त कौन सा है 2। और जब इसमें इधर से इधर जाते हैं तो ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। तो जब हम इधर से इधर की ओर जाते हैं आवर्त में तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है मतलब वो और अधिक ऊर्जा मुक्त करेगा तो ऋणात्मकता बढ़ती है। तो O तथा F में इधर की और दाहिनी तरफ बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, लिखते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है, यानी कि जो बाईं तरफ में होगा वो कम ऋणात्मक होगा और दाईं तरफ होगा वो अधिक ऋणात्मक होगा। तो दाईं तरफ कौन सा है, फ्लोरीन। ऑक्सीजन फ्लोरीन की तुलना करें तो दाईं तरफ फ्लोरीन है, तो हम कहेंगे फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन लब्धि होगी वो अधिक ऋणात्मक होगी, अधिक ऋणात्मक किसकी अपेक्षा, ऑक्सीजन की अपेक्षा। ऐसे फ्लोरीन तथा क्लोरीन की बात करें तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं किसी वर्ग में, अब ध्यान रखिएगा वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो क्या होता है, FCl ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान होगा ऊपर से नीचे आने पर वह क्या होगा, और अधिक कह सकते हैं ऋणात्मक होगा, और अधिक ऋणात्मक होगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है। तो F और Cl में से किसकी होगी, Cl की ज्यादा होगी, ज्यादा ऋणात्मक होगी, ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगा। क्यों ऊर्जा उत्पन्न करेगा ये भी समझ लीजिए। हमने कहा फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे मैंने यहां लिखा, ये क्या है 9 का 2,7, तो मैं बना देता हूं। ये हो गया न्यूक्लियस, ये होगी पहली कक्षा, ये होगी दूसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब दूसरा बनाते हैं, क्लोरीन का बनाते हैं। ये तो F का है, यहां पे बना दिया मैंने क्लोरीन का, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में क्या आएगा, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी कक्षा में कितने हो गए 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी भी बाहरी कक्षा में 7 है, इसकी भी बाहरी कक्षा में 7 ही है। अब इसकी जो कक्षा है वो थोड़ी छोटी है और इसके बाहर की कक्षा क्या होगी, थोड़ी बड़ी, क्योंकि आप देखिए ना केंद्र से दूरी बढ़ गई तो कक्षा का आकार भी बढ़ गया, कोश का आकार भी बढ़ गया। तो अब यदि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, इस इलेक्ट्रॉन को यहां लाऊंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की कक्षा क्या है, छोटी, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास पास होंगे, तो ये बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर धक्का लगाएंगे, प्रतिकर्षण लगाएंगे, क्योंकि जगह कम है इनके लिए। तो ये क्या करेंगे, इस पर धक्का लगाएंगे, प्रतिकर्षण लगाएंगे, इसे बाहर कह सकते हैं कि निकालने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ इसमें देखें, यदि इसमें कहीं से कोई एक इलेक्ट्रॉन लाया जाए तो इनमें सबसे बाहरी कक्षा का आकार है ज्यादा, और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी भी है ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर इतना अधिक आकर्षण बल नहीं लगाएंगे जितना कि ये वाले लगा रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होगी वो क्लोरीन की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिखेंगे क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं।